नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो 70वां बीपीएससी जिसका एग्ज़ाम डेट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 30 सितंबर 2024 को होने वाला है और उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट छठा है। इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है एग्ज़ाम के पहले लगभग मैं 50 प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग 2000 से भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अगर आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो चैनल है ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपके प्रिपरेशन में। तो आज ये छठा प्रैक्टिस सेट है जिसका टॉपिक होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले के साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप यकीन मानिए आप सिर्फ 50 नहीं 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आप इसमें सीख कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरे डिटेल से इस वीडियो को देखने वाले हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। और पीडीएफ का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं विलियम एडम, ए.ओ. ह्यूम, रास बिहारी बोस, मोतीलाल नेहरू, नन ऑफ द एबव या तो फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। मतलब दिए गए ऑप्शंस में से एक भी सही नहीं है या तो फिर एक से ज़्यादा सही है, तो आप ऑप्शन ई को सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जब भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से और आप उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग बस इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। तो पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए.ओ. ह्यूम थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये थे क्या? ये एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे, मतलब एक सेवानिवृत्त अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे ये। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और पहला सेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, जो कि बॉम्बे में था। बॉम्बे जो कि आज मुंबई हो चुका है, उस समय इसका नाम बॉम्बे था। तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसका पहला सेशन हुआ था 1885 ईस्वी में ही, जिस साल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और पहले सेशन में 72 डेलीगेट्स मतलब 72 प्रतिनिधि जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे पहले सेशन में। और पहले सेशन में जो प्रेसिडेंट थे मतलब जो अध्यक्ष थे वो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मतलब वोमेश चंद्र बनर्जी, चूंकि बंगाली नाम है इसीलिए बनर्जी। आगे देखते हैं, लॉर्ड डफरिन ये उस समय वाइस रॉय थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिस समय गठन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उस समय वाइस रॉय थे लॉर्ड डफरिन। और गठन कब हुआ था? 1885 में। अब दूसरा सेशन देख लेते हैं। दूसरा सेशन हुआ था 1886 ईस्वी में, ठीक अगले ही साल, लेकिन इस बार बॉम्बे में नहीं, इस बार कलकत्ता में हुआ था। और इस बार प्रेसिडेंट थे दूसरे सेशन में दादा भाई नौरोजी, और इस समय 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दूसरे सेशन में। तीसरा सेशन ठीक अगले साल उसके बाद हुआ 1887 में, और इस बार मद्रास में हुआ। इस बार प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, और इस बार 607 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। चौथा सेशन ठीक उसके अगले साल 1888 ईस्वी में हुआ, और इस बार इलाहाबाद में हुआ। और इस बार प्रेसिडेंट थे जॉर्ज यूल, और इस बार प्रतिनिधि थे 1248। तो ये 2-3 जो सेशंस हैं, लगभग 4 सेशन यहाँ मैंने ले लिया है, ताकि अब शुरू के 4 सेशन तो आप लोग कम से कम जरूर ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वाल्व थ्योरी के आधार पर ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। ऐसा किस नेता ने कहा था? तो ये कहा गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। तो दूसरे का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
तो एक्चुअली इस तरीके का एक थ्योरी था कि A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की है, उन्होंने इस आइडिया के साथ कांग्रेस की स्थापना की है कि ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। मतलब जो लोगों में यहाँ पे असंतोष का भाव जो बढ़ता जा रहा है इंडियंस में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे ब्रिटिश सरकार के लिए ये एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है, उसमें जब हम खाना बनाते हैं तो क्या होता है, जब प्रेशर अंदर बहुत बढ़ जाता है तो कुकर फटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, कुछ प्रेशर यहाँ से निकल जाता है। ठीक वैसे ही INC एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी। जब लोगों में अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी सभाओं में जाएंगे, वहाँ पे चीखेंगे, चिल्लाएंगे और उनका गुस्सा सारा निकल जाएगा। तो वो लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बाहर नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे और बेसिकली एक आर्म्स रिबेलियन नहीं करेंगे। तो सेफ्टी वॉल्व का काम करेगी INC ब्रिटिश सरकार के लिए, ऐसा लाला लाजपत राय जी का मानना था। अब आगे देखते हैं, इस यहाँ तक कि कहा जाता है कि A.O. ह्यूम ने ही कन्विंस किया था लॉर्ड डफरिन को, उस समय जो वाइस रॉय थे उनको कन्विंस किया था कि आप एक्चुअली कांग्रेस के फॉर्मेशन में आप बाधा ना बने, आप कांग्रेस का गठन होने दें, क्योंकि ये वाइस रॉय थे, चाहते तो कांग्रेस के गठन को रोक सकते थे। लेकिन A.O. ह्यूम ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप कांग्रेस के गठन में बाधा ना बने, ये आपके फायदे के लिए ही कांग्रेस का गठन किया जा रहा है। तो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो गरम दल के जो नेता थे लाला लाजपत राय जी, उनका मानना था, इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी में उनका बहुत ही ज़्यादा बिलीव था। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी मिसेस एनी बेसेंट। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो तीसरे का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, इंडियन कौन थी पहली, तो वो थी सरोजनी नायडू जी। तो यहाँ पे खैर यहाँ पे सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, तो वो थी मिसेस एनी बेसेंट। तीसरे का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में जब तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उस समय प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। अब अगर पूछा जाए पहले अंग्रेज प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे जॉर्ज यूल, और ये चौथा कांग्रेस का अधिवेशन था 1888 में, ये इलाहाबाद में हुआ था। अगर पूछा जाए, जो कि क्वेश्चन में है, पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, और यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1917 में। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि अगर पूछा जाए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह थी सरोजनी नायडू जी। ये बनी थी कानपुर में, ये अध्यक्ष बनी थी जब कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ था 1925 में। एक और फैक्ट जान लीजिए, कांग्रेस का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने थे, तो ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 35 साल के थे उस समय जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, और ये बने थे 1923 में, और वो अधिवेशन हुआ था न्यू दिल्ली में। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब इंडिया का विभाजन हुआ था 1947 में, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे JB कृपलानी। चौथा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट देख लेते हैं, जैसे कि वंदे मातरम जब पहली बार गाया गया था 1896 में, उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो वो थे रहीमतुल्लाह सयानी, और यह अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अब अगर पूछा जाए कि स्वराज वर्ड का पहली बार मेंशन जब हुआ था, उस समय प्रेसिडेंट कौन थे और कब हुआ था, तो ये 1906 में हुआ था, जब कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। हर एक जो मैं बता रहा हूँ फैक्ट, वो एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है कि स्वराज का पहली बार मेंशन कब हुआ था, कौन से अधिवेशन में हुआ था, वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, तो आप सारा ध्यान रखिएगा। जन गण मन ये जब पहली बार गाया गया था 1911 में, कलकत्ता में वो अधिवेशन हुआ था, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे बिशन नारायण धर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वंदे मातरम भी पहली बार कलकत्ता में गाया गया था, जन गण मन भी पहली बार कलकत्ता में गाया गया था। साल अलग है, 1896 में वंदे मातरम और 1911 में जन गण मन। आगे देखते हैं, स्प्लिट इन द कांग्रेस, कांग्रेस में जो बंटवारा हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मतलब नरम दल और गरम दल के बीच में बंटवारा हुआ था 1907 में। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 में बंटवारा हुआ था जब कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, और उस समय प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। अब दोबारा जब इसका मर्जर हुआ, जब आपस में मिल गए नरम दल और गरम दल, और साथ ही साथ उसी साल कांग्रेस और मुस्लिम लीग
के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वो अधिवेशन लखनऊ में हुआ था 1916 में। तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। तो ये ध्यान रखिएगा, स्प्लिट हुआ था 1907 में, मर्जर हुआ था 1916 में। अब है कि पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास हुआ था 1929 में, 1929 में। उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि बाद में हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी बने आज़ादी के बाद। और यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, खास करके ये तीनों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र जो एक गांव में हुआ था, वो कौन सा सत्र था? पहला सत्र जो कि एक गांव में हुआ था, तो वो था 50वां सेशन, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि गांव में कोई अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो 5वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो सेशन ये 50वां था, हुआ था 1937 में। प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू जी, और ये किस गांव में हुआ था? फैजपुर गांव में हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में एक गांव है। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े तो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि ये छठा प्रैक्टिस सेट है। पहले जो 5 प्रैक्टिस सेट थे उसमें 2 करंट अफेयर्स के ऊपर थे, एक बिहार सेंसस 2011 के ऊपर था, और एक था बिहार के करंट अफेयर्स के बारे में, और जो पिछला था 5वां वो था बिहार के स्पेशल क्वेश्चंस के बारे में। और ये वाला आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इस सेट में कवर किया जा रहा है। अगर आप लोग पिछले 5 नहीं देखे हैं, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जरूर देखिएगा। और सारे के सारे प्रैक्टिस सेट बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देखिएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? अब हम लोग बिहार के ऊपर आ जाते हैं। तो बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था पटना में। छठा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो आईएनसी सेशन था जो कि बिहार में हुआ था, ये 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बांकीपुर में हुआ था। और प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। जो बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1912 में, उसके प्रेसिडेंट थे रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर। दूसरा सेशन बात करते हैं जो बिहार में हुआ था, वो हुआ था 1922 में हुआ था, और ये बिहार के गया में हुआ था। इस समय प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास। सोनिया गांधी के बारे में जान लीजिए कि वो आज तक की कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट रहने वाली हैं, क्योंकि वो 22 सालों तक कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही थी। तो अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन रहे हैं कांग्रेस के, तो वो रहे हैं सोनिया गांधी। अब ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जब स्प्लिट हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का, मतलब नरम दल और गरम दल का, सूरत सेशन में 1907 ईस्वी में, उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे रास बिहारी घोष थे। हम लोग यहाँ पहले बात कर चुके हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1907 में हुआ था। इन दोनों का बंटवारा जब हुआ था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, उस समय प्रेसिडेंट थे रास बिहारी घोष। 1907 में हुआ था, और ये सूरत में हुआ था ये अधिवेशन कांग्रेस का। तो आगे हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना की गई थी सन 1912 ईस्वी में। 7वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा डिवीज़न अलग हो गए, और एक नया राज्य बना था बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस। प्रोविंस का मतलब होता है राज्य। तो बिहार और उड़ीसा के नाम से एक नया राज्य बना। बाद में 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रोविंस इससे अलग हो गया, और एक राज्य जो पहले बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस था उससे उड़ीसा अलग हो गया 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। उसके बाद में फिर 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। तो बिहार के जो अभी सीएम हैं वो है नीतीश कुमार जी, और बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो अब आप ध्यान रखिए कि जिस तरीके से 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ, तो बिहार डे मनाया जाता है 22 मार्च को। उसी तरीके से 1 अप्रैल को उड़ीसा अलग हो गया था, तो 1 अप्रैल को उड़ीसा का डे मनाया जाता है, मतलब उड़ीसा राज्य दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 15 नवंबर को झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना, तो 15 नवंबर को झारखंड डे बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में लगा था 2 साल 11 महीने 18 दिन। 8वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं
9वां क्वेश्चन देखेंगे, बट उसके पहले जान लीजिए जो पहला मीटिंग हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कि संविधान बनाने वाले थे, तो पहला मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, और ये लोग संविधान को कंप्लीट कर दिए थे 26 नवंबर सन 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो इन्होंने एग्जैक्टली 2 साल 11 महीने 18 दिन लिए थे इसको संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए और फाइनलाइज करने के लिए। इन्होंने इतना समय लिया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की धारणा को किस देश से लिया गया है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो कहीं ना कहीं किसी और संविधान से या किसी और देश से लिया गया है। तो उसमें से मूल अधिकार जो है, फंडामेंटल राइट्स, वो कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। 9वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ये जो पांचों हैं ये यूएसए से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब कि कानून का जो राज होता है वो, सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये तीनों लिया गया यूके से। उसके आगे देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स तो लिया गया यूएसए से, मौलिक अधिकार जो है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है मौलिक कर्तव्य, ये लिया गया यूएसएसआर से। यूएसएसआर का फुल फॉर्म जान लीजिए, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। पहले यूएसएसआर था, बाद में इसका जब विघटन हो गया तो उसका सबसे जो बड़ा पार्ट है वो रसिया है। ये कई देशों में यूएसएसआर टूट गया, लगभग 10-11 देशों में, जिसका अभी सबसे बड़ा पार्ट है रूस, रसिया। अब आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब देश में इमरजेंसी लगाई जाती है उस समय मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं। इस चीज को कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया जर्मनी से। आप लोग जानते हैं जब इमरजेंसी लगता है तो मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं लोगों के, जब तक इमरजेंसी लगा रहता है देश में तब तक। तो ये लिया गया था जर्मनी से। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इसकी अवधारणा को किस देश से लिया गया है? मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड से। 10वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन का तरीका क्या होगा, ये भी आयरलैंड से लिया गया। उसके अलावा जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है, ये व्यवस्था भी आयरलैंड से ही लिया गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछ लिया जाएगा। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोग प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको प्यार दीजिए। बहुत ही मेहनत लगता है इस तरीके से सारे कंटेंट को जमा करके आप लोगों के बीच में लाने में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ये जो अनटचेबिलिटी था इसका अबॉलिशन किया गया, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो ये हुआ आर्टिकल 17 के तहत। 11वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 में क्या है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन। किसी भी तरीके का अस्पृश्यता हो उसका प्रैक्टिस जो है अब वो मना है, अदरवाइज आपके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के सेंसस के आंकड़े के अनुसार बिहार के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? मतलब सेक्स रेशियो हाईएस्ट किस जिले में है बिहार के 2011 के सेंसस के अनुसार? तो ये है गोपालगंज जिला। 12वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो है 1021। सेक्स रेशियो क्या होता है? मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। तो गोपालगंज जिले में प्रति 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा कि गोपालगंज बिहार का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं की संख्या अधिक है, एकमात्र ऐसा जिला है। अब अगर बात करें कि दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सेक्स रेशियो हाईएस्ट है गोपालगंज के बाद, तो वो है सिवान। सिवान में कितना है सेक्स रेशियो? यहाँ पे है 988, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 988 महिलाएं हैं सिवान में।
अब अगर बात करें लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो लोवेस्ट है मुंगेर जिला में। यहाँ पे कितना है, 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में। अब अगर दूसरा लोवेस्ट की बात करें तो यह है भागलपुर, यहाँ पे 880 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले में सिर्फ 880 महिलाएं हैं। तो यह आंकड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 2011 सेंसस के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज हुई है? हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस जिले में है बिहार के 2011 सेंसस के अनुसार? मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन थी शिवहर में। 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे 1880 लोग थे। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन था शिवहर में। दूसरे नंबर पे था पटना में। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था 1823 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो दूसरे नंबर पे था पटना। अब अगर बात करें लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ था, तो ये था कैमूर में। यहाँ था लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। कितना था यहाँ पे, सिर्फ 488 लोग थे पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और सेकेंड लोवेस्ट था वेस्ट चंपारण, यहाँ पे है 568 लोग हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो ये आंकड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी शिवहर में और लोवेस्ट कैमूर, जिसको भभुआ भी कहते हैं। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। द एमिरेट्स ऑफ यूएई आर, मतलब कि यूएई के एमिरेट्स हैं। यूएई एक देश है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। मतलब इसमें कई एमिरेट्स एमिरेट्स मिल गए हैं और तब नाम पड़ा है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। इसमें टोटल 7 एमिरेट्स हैं। तो कौन कौन से हैं आपको वो बताना है, करेक्ट आंसर चुनना है। तो देखिए, कई बार क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किया कीजिए, मतलब आप गलत ऑप्शन को बाहर कर दीजिए। तो देखिए, कुवैत ये एक देश है, तो ये एमिरेट्स में शामिल नहीं है क्योंकि कुवैत तो एक अलग ही देश है, तो ये ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा। ठीक उसी तरीके से बहरीन भी एक देश है, तो ऑलरेडी ये जो ऑप्शन बी है ये तो गलत हो जाएगा। ये 7 एमिरेट्स यूएई के नहीं है क्योंकि इसमें तो एक देश को आप शामिल कर लिया, ये गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन में है रियाद। रियाद जो है ये सऊदी अरबिया की राजधानी है, तो ये कोई एमिरेट्स नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। उसी तरीके से ऑप्शन डी में भी है कुवैत बहरीन, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7 एमिरेट्स हैं अबू धाबी, दुबई, शारजाह, आजमान, अल कुवैत, फुजैरा, रस अल खैमा, क्योंकि ये 7 एमिरेट्स मिलकर बनता है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। देखिए, दुबई कोई देश नहीं है, वो एक एमिरेट है। उसी तरीके से अबू धाबी कोई देश नहीं है। इस तरीके से 7 एमिरेट्स मिल जाते हैं तो एक देश बनता है यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। उम्मीद है आप लोग ध्यान रखेंगे। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये कौन सा युद्ध है? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, क्या वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये तो नहीं है, क्योंकि किसमें सही उल्लेख नहीं किया गया आपको ये बताना है। तो इसमें तो सही उल्लेख किया गया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये टीपू सुल्तान और मराठास के बीच में नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे 15वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 15वां का ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ही हुआ था, अकबर की सेना के बीच में। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन एक ही गलत है, 15वां का वो है ऑप्शन बी। तो आइए उसको डिटेल से देख लेते हैं। पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब अगर बात करें पानीपत का दूसरा युद्ध, तो डेट भी आप याद रखिएगा कि ये 5 नवंबर 1556 में हुआ था। बैरम खान और हेमचंद्र, जिसको हेमू भी कहा जाता है, इन दोनों के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। तीसरा युद्ध देखते हैं, ये हुआ था 14 जनवरी 1761 को। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं है, बट फिर भी मैं यहाँ पे ले आया हूँ ताकि आप पानीपत के तीनों युद्धों को एक साथ देख लीजिए कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अब क्वेश्चन में जो एक और ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, ये हुआ था 18 जनवरी 1576 को। ये मुगल एम्परर जो है अकबर के, उनके फोर्सेस के बीच में हुआ था, और उसमें जो मेन लीड कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह फर्स्ट और असफ खान, ये दोनों लीड कर रहे थे। और अपोजिशन में एक और थे महाराणा प्रताप।
इन दोनों के बीच में हुआ था बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मतलब हल्दी घाटी का युद्ध। तो आप लोग डेट भी याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 रिवोल्ट जो था, इसको और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अलावा 1857 म्यूटिनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसका नेतृत्व बिहार में किया गया था बाबू कुंवर सिंह जी के द्वारा। 16वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि और जो अलग अलग सेंटर्स पे जो रिवोल्ट हुआ था, वहाँ पे इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो बिहार में कुंवर सिंह जी ने किया था। दिल्ली में देखें तो जनरल बख्त खान ने किया था नेतृत्व। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था। कानपुर में नाना साहेब और तात्या टोपे, इन दोनों ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह साहब ने किया था। बरेली में खान बहादुर साहब ने किया था। तो ये सारे सेंटर्स आप लोग ध्यान रखिएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से 1857 के विद्रोह के असफल होने के कौन से कारण थे? द मिलिट्री सुपेरियोरिटी ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के जो मिलिट्री थे वो सुपीरियर थे। तो बिल्कुल ये बात तो सही है। तो 17वां का ऑप्शन यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है। आगे देखते हैं, द रेबल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। जो सारे विद्रोह पे उतर आए थे, उनके पास एक्चुअली कोई एक आइडियोलॉजी नहीं था, एक प्रोग्राम नहीं था कि भाई किस तरीके से विद्रोह करके आगे क्या करना है, कोई सरकार बनाना है, आगे का मतलब हमारा एम क्या है, वो बिल्कुल उनके पास नहीं था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वजह बना था। तो ये भी बिल्कुल सही है। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सभी लोग विद्रोह में तो हिस्सा लिए नहीं थे। तो ये भी कहीं ना कहीं फेल होने का एक बहुत ही मेन रीज़न था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि दिए गए जो सारे हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट तीनों ही सही है। 17वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से देखते हैं, जो रिवोल्ट था 1857 का, वो लोकलाइज्ड था और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था। मतलब ये अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज इसको नहीं किया गया था और हर जगह ये रिवोल्ट फैला भी नहीं था। आगे देखते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, क्योंकि उस टाइम कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ क्या ही रहेगा, उस समय ना कोई फ़ोन था ना कुछ था, बट फिर भी जो अवेलेबल चीज़ें थी उसमें भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत ही वीक था। और साथ ही साथ जो अलग अलग जो कैंटोनमेंट्स थे सेनाओं के, वो अलग अलग जगह पे फैले हुए थे, तो उनके बीच वो लोग एक साथ विद्रोह नहीं कर सके। ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा वजह बना। आगे देखते हैं, ये जो रिवोल्ट था ये वाइडर मतलब हर जगह रिवोल्ट नहीं पहुंचा, ये लोकलाइज्ड ही रह गया ये पूरा का पूरा रिवोल्ट। उसके अलावा जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो आर्मी थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार से लॉयल रहे। तो अब आर्मी ही विद्रोह कर रही है, सेना ही कर रहे हैं, और वो भी सबके सब नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से ये फिर सफल होने वाला है? क्योंकि इसको सेपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, मतलब सिपाही विद्रोह, सिपाहियों ने ही विद्रोह किया था। आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 में। तो ये जब युद्ध खत्म हुआ उसके बाद कौन सी संधि हुई थी? तो हुई थी द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 18वें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश आर्मी के बीच में हुआ था। और बाकी किसके बीच में हुआ था? पहले देख लेते हैं। ब्रिटिश आर्मी को जो लीड कर रहे थे वो थे मेजर मुनरो, और जो अपोजिशन में थे वो एक अलायंस था। अलायंस में कौन कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला, उस समय मुगल सम्राट जो थे शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों मिलकर लड़ रहे थे। और अपोजिशन में थी ब्रिटिश आर्मी जिसको लीड कर रहे थे मेजर मुनरो। हुआ क्या, जो इंग्लिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इस अलायंस को हरा दिया। मतलब ये जो तीनों साथ में लड़ रहे थे इनको हरा दिया गया। वो अलायंस जिसको लीड किया जा रहा था अवध के जो उस समय नवाब थे शुजाउद्दौला, उसको लीड कर रहे थे अलायंस को, तो इनको हरा दिया गया। और 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया गया ब्रिटिश और शाह आलम द्वितीय के बीच में। शाह आलम द्वितीय इसलिए क्योंकि वो उस समय मुगल एम्परर थे। तो इन दोनों के बीच में 2 ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद को साइन किया गया। पहले ट्रीटी में क्या किया गया कि शाह आलम द्वितीय इनको क्या मिला, जो कोरा और इलाहाबाद जिला था उन दोनों का मतलब जिम्मेदारी इनको मिला, और साथ ही साथ हर साल इनको 26 लाख पेंशन मिलेगा, ऐसा फिक्स कर दिया गया। इसके बदले में ब्रिटिश सरकार अपने पास क्या रखी? तो वो बंगाल और बिहार का दीवानी राइट्स,
मतलब रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स वो अपने पास रख ली, क्योंकि सबसे मेन तो यही होता है कि आप लोगों से टैक्स कलेक्शन का पावर ही रख लिए, मतलब सारा का सारा पैसा तो आपके पास ही जाएगा। तो मेनली इसको मतलब कि शाह आलम द्वितीय को सिर्फ कोरा और इलाहाबाद जिला दिया गया और बदले में पूरा का पूरा बंगाल और बिहार वो रख लिए ब्रिटिश सरकार। और दूसरी ट्रीटी जो है वो इंग्लिश और शुजाउद्दौला जो कि अवध के थे, इन दोनों के बीच में साइन किया गया। इसमें क्या हुआ, ये जो शुजाउद्दौला थे वो ब्रिटिश सरकार के अलाय मतलब मित्र बन गए। तो इस तरीके से 2 ट्रीटी साइन किया गया, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? सरदार उधम सिंह किल्ड हुम, मतलब इन्होंने किन्हें मारा था? तो इन्होंने मारा था माइकल ओडवायर को। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं कि इन्होंने माइकल ओडवायर को क्यों मारा था। तो 19वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, एक्चुअली हुआ यह था कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है क्योंकि अमृतसर में ही यह हत्याकांड हुआ था। तो इसके बदले में 13 मार्च 1940 को 40 साल के उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को मारा था, क्योंकि 21 साल पहले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के और इन्होंने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किया था और साथ ही साथ मतलब उसको ये ओन किया था, इंडोर्स किए थे कि मतलब बहुत खुश हुए थे इस हत्याकांड पे। और इस हत्याकांड में क्या हुआ था, हजारों भारतीय मारे गए थे, निहत्थे भारतीय जिनका कोई वहाँ पे गलती नहीं था। तो आगे देखते हैं, ब्रिगेडियर जनरल जो उस समय थे ये जनरल डायर थे, मतलब रेजिनाल्ड डायर थे, ये ब्रिगेडियर जनरल थे। तो ये क्या थे, ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे उस दिन। और इन्होंने ऑर्डर दिया था सैनिकों को कि आप ओपन फायर कर दीजिए इन लोगों पर जो यहाँ पे जमा हुए हैं, विरोध प्रदर्शन में जो जमा हुए हैं उन पे खुलेआम गोलियां चलाने का ऑर्डर तो दिया गया था यहाँ पे रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। लेकिन उधम सिंह ने माइकल ओडवायर को गलत माना क्योंकि ये उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के और कहीं ना कहीं ऑर्डर यहीं से आया होगा ऊपर से ही, इसीलिए उन्होंने इनको दोषी माना, इनको दोषी ना मानकर। आगे देखते हैं, जो ऑफिशियल डेथ टॉल था वो तो था कि भैया 400 से भी कम लोग मरे हैं, लेकिन अदर एस्टिमेट्स ये बताते हैं कि लगभग 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे निहत्थे लोग मारे गए थे। तो एनीवे आप जानते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि उधम सिंह ने किनको मारा था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो मेन दोषी थे माइकल ओडवायर, उन्होंने बाद में 20 सालों के बाद, लगभग 20-21 सालों के बाद लंदन में जाकर उन्होंने इनको मारा था। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का उपाधि इन्होंने लौटा दिया था। तो आखिर क्यों इन्होंने लौटाया था, सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि इन्होंने क्यों लौटाया था। तो ये लौटाया था इन्होंने जालियांवाला बाग ट्रेजेडी के विरोध में। तो 20वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के विरोध में इन्होंने लौटा दिया था अपना नाइटहुड का उपाधि। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार ये किसके दौरान अपनाए गए थे? कौन सा वो इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को एक संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया था? तो वो था बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 21वें का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जो उस समय वाइस रॉय थे इंडिया के, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया 16 अक्टूबर 1905। ये दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा, इम्प्लीमेंट किया था 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया 1905 में ही, और इसका जो मेन मकसद था वो था कि ब्रिटिश का जो डिसीजन है ब्रिटिश सरकार का बंगाल को विभाजन करने का, उसके विरोध में इसको लॉन्च किया गया था स्वदेशी मूवमेंट। मतलब कि अब से हम लोग स्वदेशी वस्तुएं ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करना है, मतलब बहिष्कार करना है, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको दोबारा से रिवाइव करना है ताकि फिर से वो चालू हो जाए और प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वो भी कहीं ना कहीं चालू हो जाए। हालांकि लॉर्ड कर्जन ने ये वजह दिया बंगाल के पार्टीशन का कि ये बहुत ही ज़रूरी था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा था कि हम लोग अच्छे से उसको रूल कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए उसका
बंटवारा कर दिए। हालांकि ये एक्चुअल वजह नहीं था, जो एक्चुअल वजह था वो ये था कि बंगालीज को डिवाइड करना है रिलीजियस बेस पे, धार्मिक बेस पे, मतलब हिंदू और मुस्लिम के बेस में, और साथ ही साथ टेरिटोरियल जो ग्राउंड है उसके बेस पे इनको डिवाइड करना है, ताकि जो बंगाल में जो एक राष्ट्रवाद बढ़ रहा था उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर करना इनका मेन मकसद था, और हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करना इनका मेन मकसद था। आगे देखते हैं 22वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? मतलब ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था इसका पहली बार यूज जो है उन्होंने किस आंदोलन में इन्होंने किया था? तो इन्होंने पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था चंपारण सत्याग्रह में। 22वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो था वो पहला था जिसमें इंडिया का पहला था जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का यूज़ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो पहला सत्याग्रह मूवमेंट ये 1917 में हुआ था। MK गांधी मतलब महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पहला सत्याग्रह मूवमेंट था। अब ये था क्या? ये एक फार्मर अपराइजिंग था, मतलब किसानों का एक विरोध प्रदर्शन था ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान। इसमें हो क्या रहा था कि इसके पहले, मतलब इस सत्याग्रह के पहले हुआ ये कि जो बिहार के प्रेजेंट थे वो 3 कठिया सिस्टम को फॉलो करते थे। इस सत्याग्रह के बाद ऑब्वियसली ये 3 कठिया सिस्टम को समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके पहले ये लोग 3 कठिया सिस्टम को मतलब फॉलो करते थे। ये 3 कठिया सिस्टम क्या है ये हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो राजकुमार शुक्ला वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी से निवेदन किया था कि वो चंपारण आए और ये किसानों की जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो जिसके कारण ये जो विद्रोह हुआ था चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के कारण हुआ था, तो आकर आप मतलब चंपारण आए और यहाँ के किसानों की दशा को देखें। तो राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे ही महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं, बिहार के 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के तौर पे रखा जाता था? तो ये रखा जाता था भूमि का तीसरा हिस्सा, मतलब 1 बीघा अगर आपके पास ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जो है वो आपको नील की खेती के लिए रिजर्व रखना है। मतलब अंग्रेज़ों का ये फरमान था, मतलब अंग्रेज कहिए या वहाँ पे जो आपके लोकल ज़मींदार है वो कहिए, क्योंकि ऊपर से तो ऑर्डर वही आ रहा था। तो उसके अनुसार अगर आपके ज़मीन में मान लीजिए 1 बीघा आपके पास ज़मीन है तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें 3 कट्ठा जो है वो आपको नील की खेती के लिए आपको रिजर्व रखना है, रखना ही रखना है। तो ये कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती हो रही थी क्योंकि लोगों के पास खाने का अनाज नहीं था और आप नील उगा रहे हो, क्योंकि वही इसका डिमांड जो है वहाँ पे ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा था और ये लोग ब्रिटेन नील को सप्लाई करते थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 3 कठिया सिस्टम में फार्मर्स को ये डिक्टेट किया जाता था कि आप अपने एग्रीकल्चरल लैंड का तीसरा हिस्सा जो है आप नील की खेती के लिए रिजर्व रखेंगे। आगे देखते हैं 24वां, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, वो थे राजकुमार शुक्ला। 24वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जी कब मिले थे? ये 31वें सेशन के दौरान, कांग्रेस का जो 31वां सेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में हुआ था, जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था और कांग्रेस का जो मर्जर हुआ था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में 1916 में, उसी के दौरान राजकुमार शुक्ला जो है वो गांधी जी से मिले थे और इन्होंने किसानों की दशा के बारे में बताया था। तो अब राजकुमार शुक्ला जी के बारे में एक बात जान लीजिए, ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मुरली भारवा विलेज से ये बिलोंग करते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। 25वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो इसकी रचना की गई थी दीनबंधु मित्र के द्वारा। 25वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो नील दर्पण प्ले है इसमें बेसिकली इंडिगो फार्मर्स जो थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनके प्लाइट के बारे में दिखाया गया, मतलब उनके दुर्दशा के बारे में दिखाया गया है। इंडिगो रिवोल्ट 1858 में हुआ था बंगाल में। इसमें बेसिकली इंडिगो फार्मर्स के ऊपर जो ज़बरदस्ती किया जा रहा था इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, उसी के बदले में ये रिवोल्ट किया गया। हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नील दर्पण प्ले को लिखा गया दीनबंधु मित्र के द्वारा 1860 में लिखा गया था। आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन।
26वां का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उस समय दो पाकिस्तान थे। ये था वेस्ट पाकिस्तान, ये था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बाद में 1971 में ये बांग्लादेश बन गया। तो ये वेस्ट पाकिस्तान था। तो रेड क्लिफ लाइन जो है दोनों साइड है और यही था भारत और पाकिस्तान का बाउंड्री। तो आगे हम लोग देखते हैं मैकमोहन लाइन जो है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर को कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को कहा जाता है। तो दुरंद लाइन ये कहा जाता है, डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को। 31st पैरेलल जो है वो ईरान और इराक के बीच की जो बाउंड्री है उसको कहा जाता है 31st पैरेलल। आगे जो है 38th पैरेलल, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच का जो बाउंड्री है, जो जिस बाउंड्री से ये लोग मतलब अलग हैं, जो बीच की बाउंड्री है उसको कहा जाता है 38th पैरेलल। इसके अलावा जो यूएसए और कनाडा के बीच में जो बाउंड्री है वो है 49th पैरेलल, मतलब 49th पैरेलल से यूएसए और कनाडा अलग हुए हैं। आगे देखते हैं 27वां क्वेश्चन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। 27वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और भी जो कुछ इस तरीके के बोल हैं वो हम लोग देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो, ये कहा गया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जिन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी। आगे देखते हैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके अलावा दिल्ली चलो, जय हिंद, ये तीनों कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। जय जवान जय किसान, ये कहा गया लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। साइमन गो बैक मतलब साइमन बाहर जाओ, जब साइमन कमीशन इंडिया आया था उस समय नारा दिया गया था साइमन गो बैक। और उसके अलावा एवरी ब्लो दैट इज हर्ल्ड ऑन माई बैक विल बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मतलब कि मेरे ऊपर पड़ रही हर लाठी जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील का काम करेगी। ये किसका कथन था? और साथ ही साथ साइमन गो बैक, ये दोनों किसका कथन था? तो ये दोनों था लाला लाजपत राय जी का, जिनको पंजाब केसरी भी कहा जाता है। डू और डाई करो या मरो, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कहा गया। इसके अलावा अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कहा गया राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। सत्यमेव जयते मतलब ट्रूथ ओनली ट्रायम्फ्स, मतलब सत्य की ही जीत होती है, ये कहा गया पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। हालांकि ये पहली बार इनके द्वारा नहीं कहा गया, ये एक्चुअली खुद ही लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इन्होंने 1918 में अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में, जब ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे 1918 में और वो कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, तो अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के दौरान इन्होंने कहा था सत्यमेव जयते। तो इन्होंने पहली बार नहीं कहा था, ये एक्चुअली मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। सरोजनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको दिया गया था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी। 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और उपाधियां देख लेते हैं। लोकनायक, ये कहा गया जयप्रकाश नारायण जी को, इनको शॉर्ट में जेपी भी कहा जाता है। लोकनायक मतलब पीपल्स लीडर मतलब जनता का नेता। तो लोकनायक तो कहा गया जयप्रकाश नारायण जी को। अब आगे देखते हैं लोकमान्य और फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, ये कहा गया बाल गंगाधर तिलक जी को। अब आगे देखते हैं देश नायक नेताजी, बीकन ऑफ लाइट ऑफ एशिया, ये तीनों कहा गया सुभाष चंद्र बोस जी को। कायदे आजम, ये कहा गया मोहम्मद अली जिन्ना को। चाचा, ये कहा गया जवाहरलाल नेहरू जी को। देश बंधु, ये कहा गया चित्तरंजन दास जी को। इसके अलावा अगर देखें बाचा खान, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, ये सब कहा गया अब्दुल गफ्फार खान को। आगे देखते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये उपाधि दी गई लॉर्ड रिपन को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कहा गया दादा भाई नौरोजी जी को। गुरुदेव, ये कहा गया रविंद्रनाथ टैगोर जी को। इंडियन बिस्मार्क, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये तीनों उपाधि दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। आगे देखते हैं इंडियन नेपोलियन, ये कहा गया समुद्रगुप्त को। पंजाब केसरी, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, ये कहा गया लाला लाजपत राय जी को। मार्टिन लूथर, इंडिया का मार्टिन लूथर, ये कहा गया दयानंद सरस्वती जी को। आगे देखते हैं लाल बाल पाल, ये बेसिकली तीन नेताओं के नाम है। तो वो तीनों कौन कौन है? लाल से लाला लाजपत राय,
बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों ही गरम दल के नेता थे, मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 29वां क्वेश्चन। इनमें से किस शासक ने तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की? हम लोग जानते हैं कि टोटल 4 बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी, तो तृतीय वाला हुआ था पाटलिपुत्र में। तो उसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। 29वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में हुआ था, और उस समय राजा थे अजात शत्रु जो कि हर्यंक वंश के राजा थे। दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 1 साल के बाद 383 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये वैशाली में हुआ था। उस समय राजा थे कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश के थे। तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्योंकि बिहार का एग्जाम है। और पाटलिपुत्रा में जो हुआ था बौद्ध संगीति, ये तीसरा था, 250 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्रा में। उस समय राजा थे सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश से थे। और चौथा और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था ये 98 AD में हुआ था, कश्मीर में। राजा थे कनिष्क और ये थे कुषाण वंश के। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 30वां क्वेश्चन, बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे बसे जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 38 जिले हैं। अब गंगा के किनारे कितने जिले हैं? तो ये हैं 12। 30वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो वो 12 जिले कौन कौन से हैं? बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले की सीमा गंगा नदी के साथ सबसे लंबी है? टोटल 12 जिलों के साथ गंगा नदी की सीमा लगती है, तो सबसे ज्यादा किस जिले के साथ लगती है? तो ये लगती है बिहार की राजधानी पटना के साथ। 31वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? सौरो ऑफ बिहार, ये कहा जाता है कोसी नदी को। 32वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 33वां देखते हैं। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक नदी का, तो यह है नारायणी, इसका दूसरा नाम है गंडक नदी या नारायणी नदी। 33वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 34वां, निम्न में से किस नदी के ऊपर त्रिवेणी कैनाल को बनाया गया है? मतलब त्रिवेणी कैनाल किस नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है गंडक नदी के ऊपर, जिसका दूसरा नाम हम लोग अभी बात किए हैं नारायणी है। आगे देखते हैं 35वां, निम्न में से कौन सा एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो कुतुब मीनार शामिल है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, रेड फोर्ट भी है, इंडिया गेट जो है वो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। तो 35वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है वो है असम का जो मोइदम है, वो शामिल हुआ है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ये असम का तीसरा साइट है और भारत का जो है, इंडिया का, ये 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। सबसे ज़्यादा इटली में है 59, और दूसरे नंबर पे है चाइना जहाँ पे 57 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये जो मोइदम है ये बेसिकली एक बरियल साइट है। बरियल साइट किनका? ताई अहोम जो पहले राजा रजवाड़े हुआ करते थे 13वीं से लेकर 19वीं सेंचुरी में असम में, उनका ये बरियल प्लेस है मोइदाम, जो अब बन गया है एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, असम का तीसरा। आगे देखते हैं 36वां, निम्न में से किसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। 36वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द एबव, एक से ज्यादा। 37वां का ऑप्शन ई हो जाएगा। 38वां, शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो यह किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। 38वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 39वां, हर्ट्स में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी को मापा जाता है। 39 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 40वां, इलेक्ट्रिक करंट मापने का क्या उपकरण है? किस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है?
तो ये मापा जाता है एमीटर से। 40वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 41वां, इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वाट। 41 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 42वां, निम्न में से किस बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार कहा जाता था? किस बंदरगाह को? तो ये कहा जाता था सूरत बंदरगाह को। 42वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 43वां देखते हैं, बिहार के निम्न में से किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिहार के जमुई जिले में। 43वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे अभी हाल ही में नागी और नकटी जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने पहले के पार्ट्स में कवर कर चुका है मैंने। आप लोग अगर देखना चाहे तो जरूर उसको देखिएगा। 44वां क्वेश्चन, बिहार के निम्न में से किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ये बिहार के नवादा जिले में स्थित है। 44 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो है तेलहर कुंड जलप्रपात ये कैमूर में है, जिसको भभुआ भी कहा जाता है। इसके अलावा करकट जलप्रपात ये भी कैमूर में है। इसके अलावा अगर देखें तुतला भवानी वाटरफॉल बहुत ही फेमस ये जलप्रपात है, ये रोहतास में है। और रोहतास में एक और है मंझर कुंड जलप्रपात, ये भी रोहतास में ही है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। 45वां क्वेश्चन, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो ये एक्चुअली गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को मगध कहा जाता था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। 45वां का ऑप्शन ई हो जाएगा। 46वां देखते हैं, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु ये निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो ये जो फल्गु नदी है ये मोहना और लीलाजन ये दोनों नदी के संगम से बनती है फल्गु नदी। 46वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो लीलाजन नदी है इसको निरांजन नदी भी कहते हैं, निरांजन नदी, और इसके साथ साथ इसको नीलांजन नदी भी कहते हैं। सब इसी के नाम है, लीलाजन नदी का ही नाम है निरांजन और नीलांजन। आगे देखते हैं 47वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस इसके लेखक कौन थे? रेमिनिसेंसेस इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। 48वां देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक किसने लिखी? मतलब भारत भारतीयों के लिए है। ये पुस्तक लिखा गया चित्तरंजन दास जी के द्वारा, CR दास। 48वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 49वां, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो वो कौन सा राज्य है? तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ बिहार के 8 जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। 49वां का ऑप्शन डी। आइए हम लोग मैप में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले लगते हैं? वेस्ट चंपारण 1, गोपालगंज 2, सिवान 3, फिर यहाँ पे सारण 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7 और रोहतास के साथ भी यहाँ देखिए नीचे सीमा लगती है, तो ये हो जाएगा 8 जिलों के साथ। सेम झारखंड के साथ भी है, एक तो रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद दूसरा, गया तीसरा, नवादा चौथा, जमुई 5वां, बांका 6ठा, भागलपुर 7वां और कटिहार 8वां। क्योंकि झारखंड नीचे है तो झारखंड के साथ 8 जिलों की बाउंड्री लगती है और यूपी के साथ भी 8 जिलों की ही बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पे दोनों का 8 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 50वां क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो यहाँ पे भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये भारत की सीमाएं हैं और ये है म्यांमार। तो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लग रही है, नागालैंड के साथ भी, मणिपुर के साथ और मिजोरम के साथ। तो 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है और इंडिया का जो म्यांमार के साथ टोटल बाउंड्री है वो है 1643 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 50वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के हमारे यही 50 क्वेश्चन थे। ये सीरीज आगे कंटिन्यू रहेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका एक कमेंट हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन का काम करती है। और आगे मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे की सीरीज़ में लाता रहूँगा। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।